परेशान थी। उसे पता नहीं क्यों शक हो रहा था कि हो ना हो माया की आत्मा के साथ जरूर कोई लेना देना होगा। आखिर माया अमित, रवि और राजन भैया को क्यों बुलाना चाहती है? माया बार बार मुझे बंधक क्यों बना रही है? क्या हुआ था वर्षों पहले यहाँ पर, जिसका बदला आज भी माया लेना चाहती है? इन सभी बातों का जवाब बाबा के पास होगा। 11:50 हुआ होगा। अब अमित ने रानी से कहा, चलो अब चलते हैं, नीचे गाड़ी खड़ी है। रुको, अभी हम यहाँ से 12 बजे ही निकलेंगे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और फिर अमित के कदम रुक गए। अब और 10 मिनट रुकना बहुत भारी लगने लगा था, पर ये तो सिर्फ अनुभव है, एहसास है कि समय नहीं कट रहा है, जबकि समय तो अपनी गति से ही चलता रहता है। ठीक 12 बजे रानी ने अपने कदम दरवाजे से बाहर रखे। उन्होंने जैसे ही आश्रम के द्वार पर कदम रखा, बाबा जी ने दूर से उन्हें रोक दिया। दोनों के पैर वहीं ठिठक गए। वो एक रेखा थी जिसे वो जल रहे दिए के उजाले में देख ना सके थे। उसके बाद बाबा एक मिट्टी के बर्तन में जल लेकर आगे बढ़े। फिर अमित और रानी के ऊपर जल से छिड़काव किया, कुंभ मंत्र भी पढ़ा और उसके बाद उनका स्वागत किया। दोनों बाबा जी के कदमों में गिर गए। अमित तो पूरी तरह भावुक हो गया। बाबा जी मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब आगे चलो, मैं इतना नहीं सोचता। मुझे इस बच्ची की चिंता थी। ऐसी आत्माएं सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाती हैं, किंतु तुमने बड़ी चालाकी का काम किया, पत्राचार करके। अब यहाँ कोई भी गलत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने चारों तरफ चक्रव्यूह बना दिया है। अमित मन ही मन सोचने लगा कि उसने पहले बाबा के साथ कितना गलत किया। इन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। आश्रम को दिए से सजाया गया था, हर तरफ फूल पत्तियां थी, रंगों से अजीब अजीब तरह की रंगोलियां बनाई गई थी। उन रंगोलियों को समझ पाना बहुत मुश्किल था। अमित और रानी ने पानी पिया। अब आंखें बंद करके बैठ जाओ। याद रखना, मन को स्वच्छ करते हुए यहाँ के आसपास के बारे में ही सोचना, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। हो सके तो मन में जो भी आता है उसे बार बार दोहराते जाओ। मैं ध्यान में जा रहा हूं, शायद 4 या 5 घंटे भी लग जाएं। तब तक तुम दोनों अपने बैठने की स्थिति बदल सकते हो, पर उठकर जाना नहीं। ठीक है बाबा जी। और फिर बाबा जी ध्यान में चले गए। करीब आधे घंटे बाद अचानक उनके चेहरे के भाव, आंखों के भावों का फड़कना बंद हो गया। वो एक पल के लिए विचलित हुए, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया और उनकी बंद आंखों के सामने जो चलचित्र निकल कर आया वो बहुत ही भयानक था। अमित अपने 2 दोस्तों के साथ कॉटेज में था, जिसका एक केयरटेकर था, पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उन लड़कों के लिए उसकी पत्नी और एक 12 वर्ष की लड़की आई थी। माँ और बेटी की उम्र में बहुत फर्क नहीं लग रहा था। दोनों साथ साथ सफाई, किचन और बर्तन का काम करती और वहां से अपने घर चली जाती थी। आंटी, क्या माया सच में आपकी लड़की है? रवि ने आंटी से पूछा। आंटी मुस्कुरा कर रह गई और फ्राइड फिश को टेबल पर रखती हुई बोली, साहब, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब मैं और माया जा रहे हैं, आप लोग खाना खा लेना, ठीक है? आंटी आप जाओ, राजन बियर का घूंट लगाता हुआ बोला। सुबह जल्दी आना आप, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कचरा कर दिया है। पर साहब, मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मुझे देर हो जाएगी। माया के पापा को डॉक्टर के पास ले जाना है। मम्मी, मैं अकेली आ जाऊंगी। तभी नन्ही माया बोली, मैं आकर सब कर दूंगी, तब तक आप आराम से आना। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं मायरा। अमित और उसके साथी माया को प्यार से मायरा बुलाते थे। नहीं साहब, आप लोग कैसे काम करोगे, मैं आ जाऊंगी। अमित बोला, अब आप लोग जाओ, हमारी पार्टी अभी लंबी चलेगी, आप जाओ। महज 12 वर्ष की माया सुबह 9 बजे कॉटेज आ चुकी थी। कॉटेज में एक बड़ा रूम था, फिर एक छोटा सा रूम, एक किचन
और एक बाथरूम था। माया ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। उसने सोचा कि सबसे पहले तीनों साहब को देख लूं कि वो किस हालत में हैं, क्योंकि रात को कुछ ज्यादा ही शराब हो गई थी। यही सोचकर उसने उस कमरे का भी दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। अंदर सब बिखरा पड़ा था। रवि साहब बेड पर लुढ़के पड़े थे और राजन व अमित फर्श पर ही सो गए थे। पूरा कमरा दारू खाना बना पड़ा था। नन्ही माया को कुछ समझ नहीं आया कि वो काम की शुरुआत कहां से करे। तभी वो सोच रही थी कि साहब लोग को जगा दिया जाए और फिर कमरा साफ कर दे, फिर कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये सोचकर माया पीछे हट गई। जब खुद जागेंगे तभी यहाँ की सफाई कर दूंगी। यही सोचकर माया किचन की तरफ बढ़ गई। किचन भी खूब बिखरा पड़ा होगा। अरे ये क्या, किचन को जैसे ही छोड़कर गई थी वैसा ही है। किसी ने खाना खाया ही नहीं। करीब 1.5 घंटे बाद बड़े कमरे का दरवाजा खुला और अमित बाहर निकला। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। अध खुली आंखों से वो किचन की तरफ बढ़ा। उसे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत थी। अमित बर्तन लेने बढ़ा और तभी उसकी टक्कर माया से हो गई। दोनों की टक्कर हुई और माया फर्श पर गिर गई। उसे शायद चोट भी आई। मायरा तू कब आई? अचानक अमित ने मायरा को किचन में देखा तो चौंक गया। अमित हड़बड़ी में उससे माफी मांगने लगा, जबकि माया बुरी तरह डर गई थी। मायरा चोट तो नहीं लगी है ना? अमित उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया पर मायरा उससे और दूर हो गई। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे एक गिलास गुनगुना पानी दे दो। इतना कहकर अमित किचन से बाहर निकल गया और मायरा कांपते हाथों से गैस चूल्हे पर पतीला चढ़ा दी। करीब 1 और घंटे बाद राजन और रवि भी जाग चुके थे और बरामदे में बैठे थे। माया ने तीनों के लिए कॉफी बनाई और बरामदे में दे दिया। माया बहुत शानदार कॉफी थी। रवि और राजन उससे ये बोलना चाह रहे थे, यहाँ तक कि बोला भी, पर माया ने उन्हें अनसुना कर दिया और अब बड़े वाले कमरे में साफ सफाई करने चली गई। अरे इसे क्या हो गया? राजन दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला। अमित क्या हुआ उसे? अमित झूठ बोल गया और बोला, मुझे भी नहीं पता। करीब आधे घंटे बाद माया रोती चिल्लाती हुई बाहर निकली। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, आप लोग अच्छे नहीं हो, आप लोग बहुत गंदे हो। इतना कहकर माया वहां से भाग खड़ी हुई। ये क्या हुआ इसे? राजन बोला। और क्या बोल रही है ये? रवि बोला। मायरा रुक तो जा, अरे बता तो दे क्या हुआ। अमित मासूमियत भरे स्वर में बोला। सुबह किचन में मायरा मुझसे टकरा गई, उसे चोट भी आई और उसके बाद से वो शांत है। देख राकेश, बात सिर्फ इतनी सी है या कुछ और भी है? अमित की तरफ नजर गाड़ते हुए रवि बोला। मायरा अभी छोटी है, जरा कमरे में चलो तो। राजन उठता है। अभी रवि और अमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बेड पर बुरी तरह फटी हुई एक मैगजीन पड़ी हुई थी। सारा कमरा साफ सुथरा था। मायरा ने इन तीनों के सारे कचरे को साफ कर दिया था, पर ना जाने कहां से उसके हाथ में ये मैगजीन लग गई। उसने उस मैगजीन को कचरा बना दिया था। पर ये उसके हाथ लगा कैसे? राजन बोला। भाई साहब नशे में तकिए को नीचे रख दिए थे, अब जल्दी से इसे समेट और बाहर जला दे। तारा आंटी आती ही होगी और फिर अगर मायरा ने उनसे कह दिया तो बात बढ़ सकती है। ये सब बात अंकल तक चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भी हो पर पापा तक नहीं जानी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे हिटलर का आगमन होने वाला है। अमित और रवि ने फटाफट उनको उठा लिया और बाहर उसे जला भी दिया। जैसा कि अनुमान था, तारा आंटी उन्हें आती हुई दिखी। रवि और अमित के दिल की धड़कनें बढ़ गई। दोनों उनसे नजर नहीं मिला रहे थे, जबकि राजन बहुत सामान्य था। इन दोनों को तो डर था कि कहीं मायरा ने तारा आंटी को सब बता ना दिया हो। माफ कीजिए साहब, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं अभी आप लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर तारा आंटी अंदर चली गई। अरे ये तो कमाल हो गया, रवि बोला। तारा आंटी तो रोज की तरह सामान्य है, इसका मतलब मायरा ने उन्हें मैगजीन वाली बात नहीं बताई।
तारा ने फटाफट लंच तैयार किया और दूसरे अन्य काम करके तीनों दोस्तों को खाने के टेबल पर बुला लिया। खाना खिलाने के बाद तारा ने वापस सारे बर्तन धोए और इजाजत लेकर घर जाने लगी तो राजन ने तारा को रोका। तारा आंटी। जी राजन साहब। आंटी, शाम को मायरा को जरूर लेकर आना। वो मना करे तो भी। वो मना क्यों करेगी? सुबह तो उसने ही सारा काम किया है। उसे जरूर लाऊंगी साहब। तीनों दोस्त आज कहीं घूमने नहीं गए, बड़ी शांति से बाहर बैठे थे। शाम का समय था। रोजाना की तरह उछल कूद करती हुई मायरा कॉटेज में आई। उसे देखकर अमित और रवि चौंक पड़े। मायरा तो रोजाना की तरह ही व्यवहार कर रही थी, जबकि सुबह तो आंधी तूफान बनकर गई थी। ये कैसा बदलाव था उसके जहन में? मायरा सीधा राजन के पास आई और बोली, क्या आपने मुझे बुलाया साहब? हाँ मायरा, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। ठीक है, फिर चलिए उधर बात करते हैं। मायरा एक पेड़ के नीचे रखे हुए सीमेंट के बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोली। राजन अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, चलो, और रवि बाबू मेरी और मायरा की कॉफी वहीं दे जाना। रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। मायरा और राजन बेंच पर बैठ गए। बोलो साहब। मायरा बड़े ही कॉन्फिडेंस में बात कर रही थी। एक पल को राजन चौंक गया। क्या ये सच में सिर्फ 12 वर्ष की है? मायरा, मैं पहले सीधे मुद्दे पर आता हूँ, फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर तुम हो क्या। क्या मतलब साहब? सुबह जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारी उम्र में वो सब जायज है, पर गलती से तुम्हें हाथ लग गया और तुमने पूरी मैगजीन फाड़ डाली। जी, आपने सच कहा। सुबह आप लोगों की गलती नहीं थी, गलती मेरी भी नहीं थी साहब, पर मैं क्या करती? उसे देखते ही अचानक आग बबूला हो गई। मायरा, तुम अभी छोटी हो। सच कहूं तो बच्चों को देखना भी नहीं चाहिए। मैं बच्ची नहीं हूं साहब। अचानक मायरा खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें बरस जाने को तैयार थी। साहब, पर मैं बच्ची नहीं हूं तो मुझे सब पता है। मैं सब जानती हूँ। लोग मुझे बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने कमरे की सफाई के दौरान उस मैगजीन को देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 10 मिनट तक उसे देखा। मैगजीन के एक एक पत्र को पलटते हुए मैं एक अलग ही दुनिया में थी। मायरा, तुम सुबह तो गुस्सा कर भागी थी। हम लोग तो सुबह से सदमे में थे। साहब, जब पूरी मैगजीन देख डाली तो अचानक मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल में पहुंच गया और मैं गुस्से में अनाप शनाप बोलती हुई मैगजीन का एक एक पत्र फाड़ डाली। उस समय मैं आप तीनों से नफरत करने लगी थी। पर अचानक ये सब कैसे? और सच कहूं तो सिर्फ इतनी सी उम्र में इस तरफ की इतनी जानकारी? मैं क्या बताऊं, कहां से बताऊं? बस ये जान लीजिए, जिस किताब को पढ़ने के लिए 16 वर्ष की उम्र चाहिए होती है, वो मुझे बचपन से मिल गया था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे आसपास मैगजीन जैसी हरकतों का जाल बुन रखा था। राजन अपनी आंखों को सिकोड़ कर बोला, मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझा। नहीं साहब, अब मुझसे नहीं होता। मायरा रोने लगी। बात अभी यही खत्म नहीं हुई है। मैं इन सब में इस कदर डूब गई हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भी कोई अपना कहने वाला हो, कोई ऐसा हो जो मेरी तारीफ करे। मेरे कान तरस रहे हैं मेरे सुंदरता के बखान को सुनने के लिए। राजन मायरा के लिए चिंतित था। सच में मायरा के साथ गलत तो हुआ था। राजन साहब, मैं अब छुप छुप कर लड़कों को देखने लगी हूँ, वो भी अपनी उम्र से बड़े लड़के। मुझे अब अच्छा लगने लगा था। मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं रहती थी। जब स्कूल जाती थी तो बड़ी लड़कियों के बीच रहना पसंद करती थी। उनकी बातें सुनना और लड़कों के बारे में उनके विचार मुझे बहुत भाते थे। उन लड़कियों में से कई लड़कियों के प्रेमी थे। एक समय ऐसा आया जब मैं खुद भी उन जैसा लड़का ढूंढने लगी। पर अचानक मायरा रुक गई। आगे क्या हुआ मायरा? रुक क्यों गई? साहब, कहते हैं ना, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो बस एक लड़का था। मुझे 2 महीने पहले एक लड़का मिल ही गया, बहुत ही समझदार, जो मुझे छोटी बच्ची समझता था पर मेरी फीलिंग्स की कद्र करता था।
कुछ दिन तक मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा, पर एक समय पर मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी तारीफ नहीं करता, जबकि मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए मरी जा रही थी। अब वो लड़का जिद करने लगा था। अब मुझे उसका छूना बहुत खराब लगने लगा था। मैं उससे दूरी बनाकर रहना पसंद करने लगी। मुझे खुद से और लड़कों से नफरत सी होने लगी थी। मायरा, मेरे कान ये सुन नहीं पा रहे हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? वो बस मुझे गंदी नजरों से देखता था, मुझे छूने की कोशिश करता था। शुरुआत में मुझे अच्छा लगता था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद मुझे नफरत सी होने लगी। मैंने उससे दूरी बना ली, पर वो माना नहीं और अब भी कभी कभी पीछा करता है। उसके बाद से मैं दोहरी जिंदगी जीने लगी। एक समझदार बड़ी उम्र वाली मायरा और दूसरी लड़कों से नफरत करने वाली गुस्से वाली मायरा। राजन अब सब कुछ समझ चुका था। उसने मायरा को अपने तरीके से समझाया। मायरा को भी अब कुछ अच्छा फील होने लगा था। मायरा ने राजन को अपनी बात बताई। अब मायरा खुश थी और राजन भी उसे अपनी बातों से समझा पाया था। रवि और अमित हैरान थे, पर राजन ने उन्हें बताया तो उन्हें मायरा के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पर अब सब कुछ सामान्य था। शाम रात में तब्दील हो रही थी। तारा और माया ने मिलकर रात का खाना बना दिया था। 9 बजने वाले थे और तारा मायरा को लेकर वहां से चली गई। अमित के कॉटेज और तारा के घर के दूरी के बीच में जंगल का एक किनारा पड़ता था। वैसे तो बहुत ही शांत जंगल था और वहां के लोग भी बड़े अच्छे थे, पर आज रात को कुछ अनहोनी का आभास हुआ और उसने अपने कदमों को तेज कर दिया। क्या हुआ माया? अचानक इतना तेज क्यों चलने लगी? तारा ने मायरा का हाथ पकड़ा ही था, तभी उनके सामने एक काला लिबास पहने आदमी कूद पड़ा। माँ बेटी दोनों कांप गई। उनके कदम वहीं रुक गए। तुम कौन हो? तुम्हारा आशिक हूं मेरी रानी, नकाबपोश हंसते हुए बोला और तारा का हाथ पकड़ लिया। मायरा चीखती हुई तारा को पकड़ ली। तभी अचानक 2 और नकाबपोश जंगल झाड़ी में से बाहर निकले। एक ने बिना कोई पल गवाए मायरा को दबोच लिया और दूसरे ने तारा को पकड़ लिया। कौन हो तुम? तारा चीखी। तब तक नकाबपोश ने तारा के मुंह में कपड़ा दिया और तुरंत उसके मुंह को बंद कर दिया। ठीक यही काम दूसरे नकाबपोश ने मायरा के साथ किया। उसने मायरा के हाथ पैर पीछे करके बांध दिए और सर एक तरफ जमीन पर लटका दिया। अब तारा उन तीनों नकाबपोशों के चंगुल में थी। कब से हम तेरे पीछे पड़े हैं, पर तू हमको बच्चा समझती है, एक नकाबपोश तारा के जबड़े को पंजे में पकड़ते हुए बोला। अब यदि हम तीनों को अपना बनाती है तो हम तेरा या तेरी बेटी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, वरना हम जोर जबरदस्ती पर आ जाएंगे। मायरा तो हिल-ढुल भी नहीं सकती थी, पर उसने बड़े ध्यान से उन तीनों के हुलिये को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन्हें जानती है। मैंने इन्हें कहीं तो देखा है। इधर उन लोगों ने तारा के साथ दुष्कर्म किया, उसे बुरी तरह नोचा। जंगल शांत था और अंधेरा बहुत था। आबादी के नाम पर दूर दूर तक बस कहीं कहीं पर घर थे। हाथ पैर मुंह बांध देने की वजह से उनकी आवाज किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। एक एक करके तीनों ने तारा को तार तार कर दिया। तारा की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र में विवाह हो गया था। उसके अंदर ताकत बहुत थी, पर 3 राक्षसों का बल उस पर भारी पड़ गया था। वो तड़पती रही, अपने पैरों को रगड़ती रही। उसकी आंखें दया की भीख मांग रही थी, पर उन लोगों को जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने तारा की भुजाओं को अपने दांतों से काट डाला। वहशी जानवर से भी बदतर थे वो। तारा को इतना नोचा कि वो शांत पड़ गई और अंत में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये क्या किया हमने? ये तो मर गई। एक नकाबपोश दूसरे नकाबपोश को उठाते हुए बोला। अब क्या होगा? हमें मुन्नार की पुलिस छोड़ेगी नहीं।
पहला डर गया और घबरा कर बोला, अब हम क्या करेंगे?